डियर स्टूडेंट्स, आज हम चिक एम्ब्रियोलॉजी के 5th पार्ट के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ चिक अकॉर्डिंग टू द आवर्स ऑफ द इंक्यूबेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया है कि प्रिमिटिव स्टीक का निर्माण इंक्यूबेशन के लगभग 20वें घंटे पर आकर समाप्त हो जाता है और इसके बाद लगभग प्रत्येक 1 घंटे की अवधि के पश्चात एक जोड़ी सोमाइट्स विकसित होते हैं और इसी विशेषता के आधार पर चिक के डेवलपमेंट को निम्न अवस्थाओं में बांटा गया है, जिनमें हम 5 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। 24 आवर स्टेज, 33 आवर स्टेज, 48 आवर स्टेज, 72 आवर स्टेज एवं लास्ट में 96 आवर स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन। और इसमें सोमाइट्स की संख्या प्रत्येक स्टेज के दौरान अलग अलग एवं निश्चित प्रकार की होती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे 24 आवर स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन अर्थात 4 पेयर ऑफ सोमाइट स्टेज। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इसके अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण घटनाएं संपन्न होती हैं, जो कि यह डायग्राम इंक्यूबेशन के 24th आवर पर लिया गया है। इसमें आद्य रेखा का निर्माण पूर्णतः हो जाता है और गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। एरिया ओपेका में मेसोडर्मल सेल्स एक ग्रुप के रूप में संगठित हो जाती हैं, जिसे ब्लड आइलैंड्स भी कहते हैं और इस आइलैंड्स के द्वारा आरबीसी, ब्लड कैपिलरीज तथा कुछ ब्लड वाहिनियां भी बनती हैं और कुछ समय पश्चात एक नेटवर्क बन जाता है, जिसे एरिया वस्कुलेसा कहते हैं। न्यूरल ट्यूब के निर्माण के समय क्रमशः न्यूरल प्लेट, न्यूरल फोल्ड तथा न्यूरल ग्रूव का निर्माण होता है और ये सभी मध्य में एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। इंक्यूबेशन के लगभग 20वें घंटे पर एम्ब्रियो का अगला सिरा थोड़ा सा मोटा हो जाता है और जो कि हेड फोल्ड कहलाता है और हेड फोल्ड के साथ ही एंडोडर्म अपने आप कुंडलित होकर प्रिमिटिव एंट्रॉन का निर्माण करती है। इसी समय नोटोकॉर्ड एक रॉड के रूप में विकसित हो जाती है, जो कि न्यूरल ग्रूव के पैंदे पर स्पष्ट दिखाई देती है और इस समय 4 जोड़ी सोमाइट का निर्माण होता है, जो कि केंद्र के दोनों पार्श्व दिशाओं में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। सेकंड स्टेज है 33 आवर स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन अर्थात इंक्यूबेशन के लगभग 33वें घंटे की स्लाइड्स। इसे हम 12 पेयर ऑफ सोमाइट स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज के दौरान निम्न विभेदन स्पष्ट दिखाई देते हैं। नंबर 1, ब्लास्टोडर्म का अक्षेत्र अधिक स्पष्ट एवं संगठित हो जाता है। ऑप्टिकल वेसिकल्स पर शीर्ष एक्टोडर्म ऊपर की ओर इलोंगेट होकर सबसेफेलिक पॉकेट का निर्माण करती है। फॉरगेट के आकार में वृद्धि के अलावा कोई विशेष अंतर नहीं आता, जबकि मध्य आंत पूर्ण रूप से विभेदित हो जाती है तथा टेल फोल्ड की गुहा में पोस्टीरियर एंट्रॉन का विकास भी प्रारंभ होने लगता है। भ्रूण के एंटीरियर के 2/3 भाग में न्यूरल फोल्ड आपस में मिलकर एक ट्यूब का निर्माण करते हैं, जिसे कि न्यूरल ट्यूब
कहते हैं। न्यूरल ट्यूब के दोनों सिरे खुले रहते हैं। न्यूरल ट्यूब का अग्रभाग 3 मस्तिष्क के अक्षेत्रों में फैल जाता है और इस समय प्रिमिटिव स्ट्रीक अभी भी स्पष्ट दिखाई देती है और जिसमें प्रिमिटिव नोड भी के पीछे नोटोकॉर्ड स्पष्ट प्रतीत होती है। इस समय नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ लगभग 12 जोड़ी सोमाइट्स स्पष्ट दिखाई देते हैं और हृदय एवं धमनियों का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। हृदय के अग्रभाग से वेंट्रल एओर्टा भी निकलती है। इसके बाद हम बात करेंगे 48 आवर स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन अर्थात 27 पेयर ऑफ सोमाइट स्टेज। इस प्रोसेस के दौरान भ्रूण लंबा हो जाता है जिसमें टॉर्सन एवं नमनता के कारण भ्रूण की आकृति भी परिवर्तित हो जाती है जो कि डायग्राम में दर्शाई गई है। न्यूरल ट्यूब अपनी पूरी लंबाई में बंद हो जाती है और इस समय न्यूरल ट्यूब का अगला सिरा भी बंद हो जाता है। ब्रेन के तीनों अक्षेत्र प्रोजोनसेफेलॉन, मेसोनसेफेलॉन तथा रोम्बेनसेफेलॉन का निर्माण होता है। रोम्बेनसेफेलॉन जो कि डायग्राम में दिखाया गया है, रोम्बेनसेफेलॉन के नज़दीक ही एक ऑडिटरी वेसिकल का निर्माण भी होता है और इस समय ट्यूबुलर हार्ट भी बन जाता है जिसमें धड़कन प्रारंभ हो जाती है। हृदय से बड़ी एक वाइटलिन वेन भी निकलती है और इसी समय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक निर्माण मेम्ब्रेन का निर्माण शुरू हो जाता है। नए सोमाइट के निर्माण के कारण इस अवस्था में सोमाइट्स की संख्या बढ़कर लगभग 27 पेयर हो जाती है और उस समय मस्तिष्क के तीनों भाग 5 भागों में क्रमशः टेलेनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, मेसोनसेफेलॉन, मेटासेफेलॉन एवं माइलेनसेफेलॉन में बंट जाते हैं और ऑप्टिक वेसिकल इनवेजिनेट होकर ऑप्टिक कप का निर्माण करते हैं। इसके बाद की अवस्था 72 घंटे की अवस्था है अर्थात 72 आवर स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन और इस अवस्था को 36 पेयर ऑफ सोमाइट स्टेज भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में लगभग 36 पेयर सोमाइट्स का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था के दौरान इसमें संवहनीय अक्षेत्र विकसित होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के नीचे पाए जाने वाले योग को पूर्णतः ढक लेता है। एम्नियोन पूर्णतः वृद्धि कर एम्ब्रियो को ढक लेती है तथा एक छोटा सा उत्सर्जी अंग जिसे कि अलेंटोइस कहते हैं वो पोस्टीरियर एलिमेंट्री कैनाल से एक आउटग्रोथ के रूप में निकलता है और इसी आउटग्रोथ में जिसे कि अलेंटोइस कहते हैं इसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो के उत्सर्जी प्रोडक्ट अर्थात एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एकत्रित होते रहते हैं। अलेंटोइस का निर्माण विशेष प्रकार की झिल्ली सप्लेंक्नोप्ल्यूर से होता है जिसका बाहरी सिरा सुप्लेंक्निक मेसोडर्म तथा भीतरी सिरा एंडोडर्म से मिलकर बना होता है। इस समय आइस पूरी तरह विकसित होती हैं जैसा कि डायग्राम में ऑप्टिक वेसिकल्स के रूप में दिखाई दिया है। इस समय फेरेंजियल क्लेफ्ट भी मिडल ईयर में परिवर्तित हो जाते हैं और हार्ट के पीछे
एक विशेष प्रकार की विंग्स कलिकाओं का भी निर्माण होता है, जो कि बाद में पोस्टीरियर लिम्ब में परिवर्तित हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में दो फेफड़ों की कलिकाओं का निर्माण भी हो जाता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जैसा कि 4 प्रकार की आपको पता है होती हैं, एमनियन, कोरियन, योक्सेक एवं एलेंटॉइस का विकास शुरू हो जाता है। और डेवलपमेंट के हम अंत में 96R स्टेज का जिक्र करेंगे और यह स्टेज 23 स्टेज के नाम से भी जानी जाती है। और इस स्टेज इंक्यूबेशन के लगभग 96 घंटे के पश्चात की अवस्था है और इस अवस्था में भ्रूण में पूरी तरह टॉर्सन की क्रिया हो जाती है और जिससे कि संपूर्ण भ्रूण योग के राइट साइड की ओर टर्न ले लेता है, अर्थात टॉर्टेड हो जाता है। टेल बड से भी पैडल के समान स्ट्रक्चर निकलती हैं, जैसा कि डायग्राम में फोर लिम्ब जो कि विंग के समान दर्शाए गए हैं, जबकि हाइंड लिम्ब एक पाद के रूप में दर्शाए गए हैं। मिडल ब्रेन तथा प्रमस्थिक गोलार्ध भी विकसित हो जाते हैं और इस समय क्रेनियल नर्व का निर्माण भी हो जाता है। आइज पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। यूरिनोजेनिटल सिस्टम के रूप में मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का निर्माण हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी विकसित हो जाता है और इस समय पाए जाने वाले सोमाइट्स का विभेदन 3 अवस्थाओं में हो जाता है, जिन्हें क्रमशः मायोटोम, डर्माटोम एवं स्क्लीरोटोम कहते हैं और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको चिक डेवलपमेंट को लगभग 5 चैप्टर के रूप में आपको इसका अध्ययन करवाया है, इसमें से 2 तरह के क्वेश्चन विश्वविद्यालय में एग्जाम के दौरान पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन होता है फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ चिक टिल फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, अर्थात आद रेखा तक चिक के परिवर्तन का अध्ययन, या फिर प्रैक्टिकल में चिक की 5 अवस्थाएं जो कि मैंने आपको 24R स्टेज, 33R स्टेज, 48, 72 एवं 96R स्टेज का अध्ययन करवाया है। अलग अलग प्रकार से इसके ऊपर प्रश्न प्रायोगिक परीक्षा के साथ साथ सैद्धांतिक परीक्षा में भी इस पर अनेक प्रश्न आते हैं। थैंक यू वेरी मच।